Hello friends, today we will discuss the GATE 2017 communication system questions, okay, for electronics and telecommunication branch. Okay, this time communication system questions were little tough. I would not say they are very tough, but there is a toughness in the questions, okay, and questions are very well distributed also, but more emphasis has been given to the random process and random variable. Okay, now in the set 1, first question is, look at this is a random variable question. Okay, so question में क्या given है आपको, let x1 x2 be random variables. Okay, x1 का मीन और वेरिएंस आपको गिवन है, सिमिलरली x2 का मीन एंड वेरिएंस आपको गिवन है और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन आपसे पूछा हुआ है. ओके, नाउ ऐसा फॉर्मूला हमने जनरली देखा नहीं होता है कि आपको x1 x2 का मीन एंड वेरिएंस गिवन हो और आपको म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी हो. ओके, बट हमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला पता है. यहां पर म्यूचुअल इंफॉर्मेशन अगर x1 x2 के बीच हमें निकालनी हो, देन व्हाट इज द फॉर्मूला, hx1 माइनस hx1 अपॉन x2. ओके, नाउ क्वेश्चंस थोड़ा बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है ये बहुत इजी क्वेश्चन. व्हाई? x1 x2 के बारे में आपको एक स्पेशल चीज गिवन है, दैट दे आर इंडिपेंडेंट. और हमें पता है कि अगर x1 x2 आपके इंडिपेंडेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो यहां पर आपकी डिपेंडेंट वाली जो एंट्रोपी टर्म यूज हुआ है hx1 अपॉन x2, तो यहां पर क्या गिवन है कि एंट्रोपी आपकी जो x1 की है वो x2 पर डिपेंड करती है. ये फॉर्मूले में गिवन है आपको, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या गिवन है कि x1 x2 आर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल. दैट मीन्स क्या होगा, ये आपकी जो एंट्रोपी h ऑफ x1 है वो x2 पर डिपेंड करेगी नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगी hx1 के. सो hx1 माइनस hx1, आंसर विल बी 0. सो मीन और वेरिएंस देके हमें कंफ्यूज जरूर कर रहा था इस क्वेश्चन में, बट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ था इंडिपेंडेंट. तो हमें मीन और वेरिएंस से कंफ्यूज नहीं होना है, हमें सिंपली एक बार म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख के देख लेना था बस. अगर हम म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिख लेते तो ये क्वेश्चन आपका हार्डली 5 to 6 सेकंड का था. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन. इन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम डिजिटल कम्युनिकेशन. इसमें आपको 4 फिगर्स दिए हुए हैं, 4 स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, एक सिग्नल के, एक पल्स के, एंड आपको सिंबल रेट गिवन है 2000 सिंबल पर सेकेंड. दैट मीन्स एफएस आपको गिवन है. ओके, नाउ टू अवॉइड आईएसआई, मेन यहां पर इंपॉर्टेंट है, हमें आईएसआई इंटर सिंबल इंटरफेरेंस को अवॉइड करना है. तो उसके लिए कौन सा फिगर सेटिस्फाई आपका होगा, मींस किस फिगर में आईएसआई आपकी प्रोड्यूस नहीं होगी. ओके, अगर हम लोग चारों फिगर को ध्यान से देखें, देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत लेंथी वे में भी सॉल्व कर सकते हो, बट इट इज ओनली 1 मार्क क्वेश्चन. सो आपको ऑप्शंस को देख के ही कैलकुलेशन करना होगा, आपको राइट ऑप्शन तक पहुंचना होगा. ओके, यहां पर अगर मैं एफएस, अगर मुझे 2000 सिंबल पर सेकेंड गिवन है, and we know that for 0 ISI, or if you want to avoid ISI, then frequency should be less than equal to fs by 2. हम पढ़ते हैं ना, fs is equal to 2 fm, so frequency f should be less than equal to fs by 2. so f should be less than equal to 1000 hertz. अगर आप चारों ऑप्शन को देखें ध्यान से, तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है क्योंकि 1.2 तक जा रही है आपकी, और शुड बी लेस देन क्या होना चाहिए, 1000. तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कट हो गया. थर्ड ऑप्शन में अगर ध्यान से देखें हम लोग, अगेन 1.2, इट इज ऑल्सो कट. एंड फोर्थ ऑप्शन अगेन 1.2, इट इज ऑल्सो कट. बट इन सेकेंड क्वेश्चन इफ यू लुक, देन द मेजर सिग्निफिकेंट पार्ट, दिस पार्ट is only between minus 0.8 to plus 0.8. Okay, so out of the 4 question, if you want to solve quickly, you can go for option number 2.
बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट, और अगर आप टाइम दे सकते हो इस क्वेश्चन को, तो आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को रीड्रॉ करके चेक कर सकते हो कि आपका ISI परफॉर्म होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपको मैसेज की फ्रीक्वेंसी पता है। तो हमें पता है सैंपलिंग सिग्नल का जो इक्वेशन होता है, हम उसको यूज करके यहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट विल टेक टाइम। तो यहां पर हमें क्लियरली दिख रहा है आउट ऑफ द 4 ऑप्शन दैट ऑप्शन बी विल बी सेटिस्फाई। ऑप्शन बी में आपकी 0 ISI हो सकती है इफ यू कंपेयर 4 ऑप्शन ओनली ना। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहां पर वायरलेस कम्युनिकेशन का क्वेश्चन पूछा है, बट घबराना नहीं है हम लोग को, क्योंकि ये सिंपल सा आपका ट्रांसमीटर रिसीवर जो आपके फ्री स्पेस में रहते हैं, उसके लिए जो आप फॉर्मूला पढ़ते हो, रिसीव पावर इज इक्वल टू PTGTGR अपॉन 4 पाई D अपॉन लैम्डा का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो ना। ओके, सो हियर ये इसी फॉर्मूला के बेस पे आपको पूछा हुआ है कैपेसिटी। ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू, ऑल थिंग्स आर गिवन टू यू, इफेक्टिव एरियाज ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स एंटीनास एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर डबल्ड। ये इंफॉर्मेशन है। और बाकियों के बारे में क्या बोला है कि एवरीथिंग एल्स रिमेन्स अनचेंज, मीन्स आपका अफेक्टिव एरिया ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना दोनों का डबल हो रहा है, और ये जो डिस्टेंस आपकी डी है वो भी आपकी डबल हो रही है। बट आप ये सोचोगे कि इस फॉर्मूले में तो अफेक्टिव एरिया कहीं है ही नहीं, बट वी नो दैट एंटीना गेन, वेदर इट इज ट्रांसमीटर एंटीना और रिसीवर एंटीना, एंटीना गेन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द अफेक्टिव एरिया। ओके, सो if antenna gains are directly proportional to effective area, that means PR, or you can say capacity of wireless links, is directly proportional to area of transmitter and receiver antenna. Okay, and in this formula it is clear that capacity also directly proportional to 1 upon D ka square, or you can say inversely proportional to D square. So if area of both the antennas are double, that means GTGR are double, so 2 into 2 4 times. If D is also double, then D square, then it will also become 4 times, then 4 by 4 will be 1. That means capacity will remain unchanged. So option C is correct. Okay, so it is also a very easy question. Now next, which one of the following statement about DPCM is true? देखो, DPCM जब भी क्वेश्चन आया, थ्योरिकल क्वेश्चन है, हमको क्लियरली दिख रहा है, तो हमें अपना दिमाग इस तरह से हम यूज कर सकते हैं कि DPCM होता क्या है, किस लिए नेसेसिटी होता है। DPCM हमें पता होना चाहिए कि PCM का ही एडवांस वर्जन है। PCM में प्रॉब्लम क्या होती है हमारी कि इफ यू वांट टू डिक्रीज द क्वांटाइजेशन एरर, देन आपकी PCM में बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, जिससे आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा। बट इन केस ऑफ DPCM हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ मैसेज सिग्नल सैंपल विथ इट्स प्रेडिक्शन को हम लोग क्वांटाइज करते हैं। ठीक है ना, हम मैसेज सिग्नल सैंपल्स को डिफरेंस करते हैं उसके प्रेडिक्टेड सैंपल्स के साथ, और फिर उसको हम लोग क्वांटाइज कर देते हैं। तो क्लियरली यहां पर ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है, क्योंकि हम लोग डिफरेंस करते हैं, इसलिए सम वाला पहला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है आपका। ओके, और अदर्स ऑप्शन को भी आप देखो, बी और सी को, तो आपके सेटिस्फाई नहीं होंगे। आपको एक ही बार में आंसर मिल जाएगा जो ऑप्शन डी इज करेक्ट, अगर आपको DPCM की ये थ्योरी आपको पता होगी तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ there is a good question, random process question. In communication you will every year you will always see random process, random variable question, but this time they have asked more. Okay, that's why I told you initially that paper level was not very tough, but it is slightly tough. Okay, tough because of random process, random variable questions are there.
but not very tough because these questions, if you know the concept, these questions are easy, not very tough. Okay, so क्वेश्चन में क्या बोला है आपके, xt आपको एक WSS रैंडम प्रोसेस है, वाइट सेंस स्टेशनरी, और आपको उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी भी गिवन है क्वेश्चन में, आपको बकायदा फिगर गिवन है यहां पर. देन रैंडम प्रोसेस जो xt है आपका, वो लो पास फिल्टर से पास होता है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको गिवन है कि लो पास फिल्टर जो है आपका -1/2 से +1/2 फ्रीक्वेंसी के लिए कितना है आपका, 1 है. मॉड ऑफ s लेस देन इक्वल टू 1/2. दैट मीन्स आपका जो hf है वो कितना हो जाएगा आपका, -1/2 से लेकर 1/2 तक कितना रहेगा आपका, 1, एंड फॉर अदर वैल्यूज इट विल बी 0. तो ये आपका hf बन जाएगा. ओके, सो अगर आपको hf लो पास फिल्टर का गिवन है, आपको स्पेक्ट्रल डेंसिटी गिवन है, तो उससे आप काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो लो पास फिल्टर के आउटपुट के बारे में. तो हम वही चीज कैलकुलेट करेंगे जो आपको कंडीशंस पे दी हुई है. पहली कंडीशन आपको दी हुई है कि क्या मीन ऑफ xt इक्वल टू मीन ऑफ yt होगा. e ऑफ xt मीन्स मीन ऑफ xt. सो हियर अगर हम लोग यहां पर देखें ध्यान से, e ऑफ yt अगर हम कैलकुलेट करें, सो e ऑफ yt विल बी e ऑफ xt इंटू मॉड ऑफ h0. हम लोग रैंडम प्रोसेस की ये प्रॉपर्टी जानते हैं, हमें पता होनी चाहिए कि रैंडम प्रोसेस की कोई सिग्नल अगर रैंडम प्रोसेस है और अगर वो किसी फिल्टर से पास होता है या किसी सिस्टम से पास होता है, तो आउटपुट में जो रैंडम प्रोसेस हमें मिलेगा उसका मीन क्या होगा, e ऑफ xt इंटू मॉड ऑफ h0. ओके, सो मॉड ऑफ h0 यहां पे क्लियर है हमें कि जो हमारा hf है वो -1/2 से लेके 1/2 तक क्या है आपका, 1 है. तो 0 पर भी क्या होगा आपका, 1 होगा. सो इफ मॉड ऑफ h0 इज 1, दैट मीन्स e ऑफ yt विल बी इक्वल टू e ऑफ xt. दैट मीन्स कंडीशन 1 इज सेटिस्फाई. अगर कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो गई तो हम तुरंत ऑप्शन की तरफ एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हमारे कट गए. ऑप्शन बी हमारा डिसमिस हो गया बिकॉज कंडीशन 1 आपकी सेटिस्फाई हो रही है. दैट मीन्स ऑप्शन बी तो आपका करेक्ट हो नहीं सकता. अब आप ऑप्शन ए, सी और डी के बारे में सोचोगे, तो हम लोग अब सेकेंड और थर्ड कंडीशन की तरफ जाते हैं. सेकेंड और थर्ड कंडीशन में हमें बेसिकली e ऑफ एक्स स्क्वायर टी एंड e ऑफ वाई स्क्वायर टी ही कैलकुलेट करना है, इसलिए हम साथ में कैलकुलेट कर लेते हैं. हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी सिस्टम के लिए जो yt होता है, आउटपुट होता है सिस्टम का, दैट विल बी xt कॉन्वोल्यूशन विथ ht. ht क्या है आपका, सिस्टम का इंपल्स रिस्पॉन्स है. यहां पर लो पास फिल्टर के लिए आपको दिया हुआ है. ओके, इफ यू टेक बोथ साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन yf इज इक्वल टू xf इंटू hf. तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या हो जाएगी आउटपुट की आपकी, syf इज इक्वल टू sxf इंटू मॉड ऑफ hf का स्क्वायर. हमने क्या किया, फोरियर ट्रांसफॉर्म में बोथ साइड हमने क्या ले लिया, स्क्वायर कर लिया. क्लियर है पॉइंट. ओके, नाउ अगर हमें यहां पर अब आउटपुट की स्पेक्ट्रल डेंसिटी पता है, तो स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एरिया क्या होता है आपका, आपको क्या दे देगा, पावर दे देगा. और एक्चुअल में e ऑफ एक्स स्क्वायर टी क्या है आपका, टोटल पावर ही है आपका. मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू टोटल पावर, वेदर इट इज e ऑफ एक्स स्क्वायर टी और e ऑफ वाई स्क्वायर टी. सो अगर मैं पहले e ऑफ वाई स्क्वायर टी कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ syf, एरिया ऑफ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी. सो syf की वैल्यू वी हैव कैलकुलेटेड, दैट मॉड ऑफ hf स्क्वायर इंटू xfs. अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, sxf क्वेश्चन में गिवन है e की पावर माइनस मॉड ऑफ f, और hf क्या गिवन है, दैट फॉर -1/2 टू +1/2 इट्स वैल्यू इज 1. दैट मीन्स 1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा आपका, 1 ही होगा ना, मॉड ऑफ hf का स्क्वायर चाहिए हम लोग को. सो माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, दैट विल बी लिमिट मॉड ऑफ hf स्क्वायर. तो मॉड ऑफ hf स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 1. पर यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो 1 है -1/2 से 1/2 तक, तो लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी यहां पर -1/2 से +1/2. देन एक्सेस f कितना है आपका, e की पावर माइनस मॉड ऑफ f df. ओके, नाउ
बिकॉज देयर इज अ मॉड, दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रेक द इंटीग्रेशन. कैसे ब्रेक करना पड़ेगा हमें? नेगेटिव में और पॉजिटिव साइड में. सो नेगेटिव साइड में -1/2 टू 0 एंड पॉजिटिव साइड में 0 टू 1/2. दैट मीन्स इफ f इज नेगेटिव देन मॉड नेगेटिव में ओपन होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. इफ f इज पॉजिटिव देन मॉड आपका पॉजिटिव में ही ओपन होगा, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का माइनस रह जाएगा. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मॉड है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बट मॉड तो वो लेने के बाद पॉजिटिव हुआ है ना. बिफोर टेकिंग द मॉड द f कैन बी द पॉजिटिव वैल्यू एंड f कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू. प्लस f का मॉड भी क्या होगा? f ही होगा, और माइनस f का मॉड भी क्या होगा? f ही होगा. तो अगर हम इस तरह से सोच रहे हैं कि अगर मॉड नहीं होता तो इट कैन बी अ पॉजिटिव वैल्यू और इट कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू. सो फॉर -1/2 टू 0 it will be a negative value minus f, so minus minus plus. For 0 to 1/2 it will be a positive value. Okay, so integration को हम बहुत easily solve कर सकते हैं. e की पावर f और e की पावर माइनस f का इंटीग्रेशन f के रेस्पेक्ट में सेम होता है, आपको पता है. माइनस में नीचे माइनस आ जाएगा. सो आपका ये आंसर आ गया. नाउ इफ यू वांट टू सॉल्व e of x square t, तो e of x square t तो आपका कोई फिल्टर के थ्रू पास नहीं हुआ है ना. फिल्टर के थ्रू पास होके हम लोग को मिला है e of y square t. अगर हम लोग e of x square t को ही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बिफोर फिल्टर हम लोग कैलकुलेट करेंगे. देन लिमिट विल बी माइनस इनफिनाइट टू प्लस इनफिनाइट. देयर इज नो नीड टू चेंज द लिमिट. ओके ना. सो माइनस इनफिनाइट टू 0 e की पावर f df, अगेन सेम, मॉड विल बी ओपन, और 0 टू इनफिनाइट e की पावर माइनस f df. So if we solve this, answer will be 2. तो we get the value of e of x square t and e of y square t. आप क्लियरली देख सकते हो दोनों इक्वल आपके नहीं है, तो ऑप्शन जो 2 है आपका, जो स्टेटमेंट आपकी 2 है वो आपकी रॉन्ग हो गई. तो हमारे पास स्टेटमेंट जो 1 है, ओके, वो हमारी करेक्ट है. ओके, और जो आपकी स्टेटमेंट 2 है वो आपकी रॉन्ग हो गई. सिमिलरली जो आपकी स्टेटमेंट 3 है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? रॉन्ग हो जाएगी. क्यों रॉन्ग हो जाएगी? क्योंकि e of y square t आपका 2 के इक्वल नहीं है, e of x square t आपका 2 के इक्वल है. ओके, सो ऑप्शन आपका ए जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट. तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जरूर था, बट अगर आपकी स्पीड बेहतर है सो यू कैन सॉल्व. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें आपको क्या गिवन है? कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt इज इक्वल टू 4 cos 200 pi t प्लस 8 cos 400 pi t. आपको एक सिग्नल xt गिवन है एंड वो एक LTI फिल्टर से पास हो रहा है. ओके, फिल्टर की प्रॉपर्टी आपको गिवन है, ht आपको गिवन है. ओके, यू नीड टू डिटरमाइन yt. आफ्टर दैट आपको मॉड ऑफ yt की मैक्सिमम वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिटरमाइन yt. ओके, हमें नॉर्मली LTI सिस्टम के लिए चीजें पता होती हैं कि आउटपुट ऑफ द सिस्टम विल बी इनपुट कॉन्वोल्यूशन विद सिस्टम. ओके, सो आपका कितना हो जाएगा? yt इज इक्वल टू ht कॉन्वॉल्व्ड विद xt. हम 1 बाय 1 एनालिसिस करना चालू करते हैं, फिर देखते हैं हमारा क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कॉन्वोल्यूशन वाली की, और भी किसी दूसरे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल xt तो आपका नॉर्मल कॉस के फॉर्म में है तो कोई इश्यू नहीं है, बट जो ht है आपका वो थोड़े डिफरेंट फॉर्म में है, साइन अपॉन t के फॉर्म में है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ht को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो ht क्या है आपका? 2 sin 300 pi t अपॉन pi t. अगर हमें एक फॉर्मूला पता हो या हमें एक सिग्नल का इंफॉर्मेशन हो कि सिंक x हमारा क्या होता है? सिंक x हमारा होता है sin pi x अपॉन pi x. If you know this property and if you know the sinc function Fourier transform, then it will be very very easy question. Okay, now ht here is 300 pi t. That means pi x means 300t. So in the denominator also
we want pi x, that means pi 300t. So what we'll do, we will multiply 300 in denominator as well as in numerator. So this will be 600, this will be sinc 300t. So we can easily convert this sine theta upon theta type signal into sinc function. After converting into sinc function, now we have to know the sinc function Fourier transform. And one thing is very, very important. In many places or in many books, you always teach, or you can say you always study. If you say about the student point of view, you always study the Fourier transform in omega format. But in omega format, you cannot cover the sinc. Okay. If you study in F format, then you can study the sinc function. Okay. So remember one thing, if you study the Fourier transform, always study in F format, not in omega format, and use the trick of omega to F conversion or F to omega conversion. If sometimes in exam question asked in omega format, then you can just convert your F format into omega format by using 2 to 3 simple tricks. I will take one video for Fourier transform also. Okay. Or if you want to convert omega to F, then also you can use trick. No problem. So always try to study in F format, not in omega format. Okay. Now, sinc t Fourier transform is rect f. What is rect? Rect is rectangular function. I will not calculate the Fourier transform here. I will take the different video for that. Rect f is a rectangular function. Okay. Now, if we want to calculate the sinc 300t, because our function is 300t, not t. So we need to use scaling property. Scaling property, we all know that for the Fourier transform. If xt Fourier transform is xf, then x of at is 1 upon a x of f by a. Okay. So here a is 300. So 1 upon a, 1 upon 300, rect of f by 300. Okay. Now if you multiply 600, 600 both side, because we need 600 sinc 300t. So you will get the answer. Okay. This is your answer. If you need to draw the, what is the standard form? Standard form for any rect function is, suppose I will take in t domain to show you the standard form. Rectangular function is, suppose rect t by tau. Okay. I will take in t domain also only. Okay. So rect t by tau. Suppose you take a also. A rect t by tau. So what will be the rectangular function? Rectangular function will be minus tau by tau 2 plus tau by 2 t, and a will be the amplitude. So this is the standard notation, a rect t by tau. So t or any function, f can be a function also. So t by tau or f by tau, the tau will be the total width. So the standard rectangular function will be symmetrical to origin, will be symmetrical to, you can say, y-axis, not origin, you can say y-axis. And you can say even function of frequency of time, anything. But total width will be tau. So minus tau by 2 plus tau by 2. So here also rect f by 300. Amplitude is 600 by 300 is 2. So minus 152 plus 150. Okay. Now our xt is given to you. Xt is 4 cos 200 pi t plus 8 cos 400 pi t. So as I told you in the starting of the question, that you can use the convolution thing also, but because there are frequencies are given to you of cos, you can directly calculate the HF, and because HF is a filter, you can judge which frequency will be passed and which frequency will not pass. Okay. So अगर हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, so जो HF है आपका वो माइनस 150 हर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज तक है. दैट मीन्स आपका
जो फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स है दैट विल बी पास, बट हियर जो फ्रीक्वेंसी आपकी 200 हर्ट्स है दैट विल बी रिजेक्टेड। तो अगर आपकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्स पास हो रही है देन पास होगी मींस क्या होगा, आपका जो गेन है, जो इसका एम्पलीट्यूड है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा xt। ओके, तो गेन आपका क्या है 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 into 2 because 4 is the amplitude of xt and 2 is the amplitude of hf. So 4 into 2 8 cos 200 pi t. That will be my final signal yt because this signal will be rejected. So यहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको yt नहीं कैलकुलेट करना, आपको yt की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 होती है, सो मैक्सिमम ऑफ yt कितना हो जाएगा आपका 8, दैट्स इट। ओके, सो विथआउट कॉन्वोल्यूशन यू कैन सॉल्व this type of question when frequencies are given to you. Then directly try to calculate the system Fourier transform. That will be easier. Okay, now next question. In this question FSK signal are given to you and आपसे पूछा क्या है कि ये जो U0t एंड U1t जो आपको दो वेव फॉर्म्स दी हुई हैं, दो सिग्नल्स दिए हुए हैं, वो आपके अनकोरिलेटेड हों, इसके लिए आपको टाइम t की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, सो फॉर अनकोरिलेशन और टू सिग्नल्स विल बी अनकोरिलेटेड इफ हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। इन एफएस के केस fh माइनस fl शुड बी इक्वल टू rb बाय 2, वेयर rb क्या है आपका बिट रेट है, fh क्या है जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है आपकी। ऑब्वियसली बात है ना, इफ देयर आर टू सिग्नल्स आर गिवन टू यू, वन फ्रीक्वेंसी विल बी हाई एंड वन फ्रीक्वेंसी विल बी लो, सो fh कितना हो जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी आपको u1t में मिल रही है तो fh कितना हो जाएगा 11 किलोहर्ट्ज, ये ओमेगा होता है ना, तो 2 पाई से आप डिवाइड कर दोगे, और जो आपका fl है वो कितना हो जाएगा आपका 10 किलोहर्ट्ज, सो fh माइनस fl 1 हो जाएगा आपका rb बाय 2, तो rb क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 3 बिकॉज इट इज इन किलोहर्ट्ज। सो आपका जो TB होता है, जो आपका टाइम होता है वो क्या होता है 1 अपॉन RB, सो आंसर विल बी 0.5 मिली सेकेंड। ओके, सो यू शुड नो द फॉर्मूला फॉर अनकोरिलेशन। ओके, नाउ next will be set 2 question, again starting from the random variable or random process. Okay, so क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको एक रैंडम प्रोसेस xt गिवन है u प्लस vt। ओके, u के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बोला है कि जीरो मीन है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल, एंड v इज द रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड 2। तो जो v है आपका वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 एंड 2 में, और जो आपका u है वो जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। तो पूछा क्या है हमसे, द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस। अच्छा, रैंडम प्रोसेस जो हमारा xt है उसकी मीन वैल्यू में कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल टू 2। तो t तो हम बाद में भी पुट कर सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रैंडम प्रोसेस xt। सो e ऑफ xt विल बी e ऑफ u प्लस e ऑफ vt। डायरेक्टली आपका ये टर्म कैंसिल हो गया बिकॉज u इज द जीरो मीन गॉसियन रैंडम वेरिएबल। ओके, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट e ऑफ vt। अब अगर हम 2 पुट कर दें t की जगह तो 2 e ऑफ v हो जाएगा आपका, क्योंकि t आपका फिर कांस्टेंट हो जाएगा ना 2 पर, तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 ऑफ e ऑफ v। नाउ v के बारे में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 0 एंड 2। हमें अच्छे से पता होना चाहिए, डायरेक्टली नो नीड टू कैलकुलेट फॉर यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन। The mean value will be upper limit plus lower limit divided by 2. So 0 plus 2 by 2, that will be 1. So answer will be 2 into 1. Answer will be 2. So ये भी बहुत easy question था आपका, 1 मार्क के हिसाब से बिल्कुल perfect question था। ठीक है, now next question, a sinusoidal message signal is converted to PCM. Okay, तो ये PCM का question है आपका, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है ओके n की वैल्यू आपसे पूछा हुआ है, और आपको सिग्नल टू क्वांटाइजेशन नॉइज रेशियो गिवन है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। अगर हम दोनों सेट को कंपेयर कर लें तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं आया था
हमारे गेट 2017 के एग्जाम में फॉर ईसी स्टूडेंट। हमें डायरेक्टली इसका फॉर्मूला हर एक स्टूडेंट को याद होता है 1.78 प्लस 6n। आंसर कितना दिया है 40 dB, तो n कितना हो जाएगा आपका 7। नो नीड टू डू एनीथिंग एक्चुअली, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन द आंसर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा आप बोल सकते हो टफ साइड में था, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं था, बट आपको फॉर मेमोरी लेस चैनल आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए था। ओके, बिकॉज आपसे कैपेसिटी पूछी हुई है, ग्राफ कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। इफ यू नो द फॉर्मूला देन इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला देन इट विल बी द टफ क्वेश्चन। ओके, देन यू नीड टू स्किप द क्वेश्चन ना, आप सॉल्व नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटी का, 1 प्लस पी लॉग टू पी प्लस 1 माइनस पी लॉग टू 1 माइनस पी। ओके, अगर आप यहां ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई होने वाला है, तो अगर आप p की वैल्यू यहां पर 0 पुट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, log 1 0, ये डिफाइन नहीं होता, आंसर विल बी 1। सो 0 पर आपका 1 मिल रहा है, तो कौन सा ऑप्शन कट हो गया आपका, b एंड d बोथ आर कट, तो ऑप्शन कैन बी a और ऑप्शन कैन बी c। ओके ओके, नाउ अगर आप 1 पर देखो फिर से आपको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। ओके, राइट, और अगर आप 0.5 समथिंग अराउंड देखो तो आंसर क्या हो जाएगा, 0.5 यहां पुट करोगे, 0.5 यहां, 0.5 ये भी सेम हो जाएगा, बट नेगेटिव आंसर आएगा तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, 0। ओके, और भी आप अगर एक दो वैल्यूज और अगर आप पुट करके देखो यहां पर, तो आपको इतना तो क्लियर हो जाएगा कि ये स्ट्रेट लाइन वाला आंसर तो आपको नहीं मिलने वाला, आंसर आपको हमेशा इस शेप में ही मिलेगा। आप एक दो वैल्यू और कैलकुलेट करके यहां पे जज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो ऑप्शन सी ही आपका करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन ए और सी में कंफ्यूजन हो सकता है एग्जाम में, बिकॉज आपके पास इतना टाइम नहीं होता है अगर आपको पहले से नहीं पता तो, बट अगर आप थोड़ा टाइम यहां पर 10 to 20 सेकेंड्स और दो और एक दो वैल्यूज और कैलकुलेट कर लो, लाइक 0.25 पे और 0.3 पे, तो आपको आंसर समझ में आ जाएगा कि ये कभी भी एक स्ट्रेट लाइन वाला आंसर आपको, स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आपको फॉलो नहीं करेगा यहां पर। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी डायग्राम आपको गिवन है, ठीक है, बाइनरी मेमोरी चैनल है, सो सिर्फ 2 ही सिंबल्स होंगे, 0 1 0 1। ओके, तो पूछा है आपसे कि जो चैनल है वो लॉसलेस है कि यूजलेस है कि नॉइजलेस है और डिटर्मिनिस्टिक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या था, क्वेश्चंस नो डाउट ये टफ है थोड़ा सा, आपका इंफॉर्मेशन थ्योरी का क्वेश्चन है ये, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर वो ये था कि जब भी आपको ऐसा थ्योरी के फॉर्म में पूछे कि लॉसलेस है, यूजलेस है, नॉइजलेस है या डिटर्मिनिस्टिक, कोई भी आपको ऐसे प्रॉपर्टीज पूछे और आपको अगर ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, तो आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि आपको म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है। अगर आप म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर लिए तो उसकी वैल्यू को देख के आप बता सकते हो कि आपका चैनल किस टाइप का है। तो अगर हम लोग यहां म्यूचुअल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं बिटवीन एक्स एंड वाई, ओके, सो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो जो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन होती है आपकी आई एक्स कॉमा वाई, वो होता है एच एक्स माइनस एच एक्स कॉमा वाई। ओके, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट एच एक्स, तो आपको यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ और सिर्फ चैनल मैट्रिक्स के बारे में ही प्रोबेबिलिटी गिवन है ना। ओके, एच एक्स बाई वाई, तो एच एक्स बाई वाई का फॉर्मूला इटसेल्फ आपका क्या होता है, पी एक्स कॉमा वाई लॉग टू पी एक्स कॉमा वाई, एक्स बाई वाई। ओके, सो इसके लिए आपको पी एक्स कॉमा वाई भी चाहिए और पी एक्स बाई वाई भी चाहिए, तो देयर आर लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मैंने आपको कहा कि आपको पी ऑफ एक्स तो गिवन ही नहीं है, बट फिर भी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अगर आपको यहां पे गिवन क्या है, पी वाई बाई एक्स, उसी हिसाब अगर आप स्टार्ट लो जो आपको गिवन है। सो पी वाई बाई एक्स आपको क्या गिवन है, 0.25, 0.75, 0.25, 0.75, यही होता है ना। ये क्या हो जाएगा आपका P 0 बाई 0 तो 0.25,
फिर क्या हो जाएगा P1/0, कितना हो जाएगा 0.75. सिमिलरली फॉर 1 ऑल्सो. ओके, इसको चेक करने का एक इजी तरीका भी है आपका कि जो आपका हर एक रो है, हर एक रो की जो टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी आपकी 1 होगी. तो यहां सेटिस्फाई हो रहा है. तो Py/x तो आपको गिवन था, तो Py/x से हम लोग इजिली P ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें पता नहीं है कि जरूरत होगी कि नहीं होगी अभी, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग क्वेश्चन. हम स्टेप बाय स्टेप यहां अपना एनालिसिस करेंगे. ओके, सो जो P ऑफ y है वो क्या होता है, Px Py/x. ओके, सो बट प्रॉब्लम इज वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ P ऑफ x. दिस इज द बिग प्रॉब्लम. ओके, so P of x we need to assume. okay, so P of x हम यहां assume कर लेते हैं कि P of x जो है आपका वो क्या है आपका Px1 Px2. okay, so Px1 Px2 ये आपका P of x आपको गिवन नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखने की जरूरत है, ये हमने assume किया है. so P of y आपका क्या हो जाएगा, बस दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, आपको इजिली आंसर मिल जाएगा यहां पर. ओके, नाउ Px, y ये हमें कैलकुलेट करना ही है क्योंकि हमें ये म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के फॉर्मूले के लिए नेसेसरी है. सो Px, y का फॉर्मूला क्या होता है, Pxd Py/x. तो Py/x तो हमें ऑलरेडी पता है जो कि गिवन था. नाउ जो आपका Px ऑफ d है वो क्या होता है, Px हमने अज्यूम कर लिया है यहां पर. सो आपका Px ऑफ d क्या हो जाएगा आपका यहां पर, d मींस डायगोनल एलिमेंट. जो भी हमने Px1 Px2 लिया है ना, जो अज्यूम किया है, वो हमें डायगोनली यूज करने हैं, बस यही होता है आपका Pxd. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल Pxd. नाउ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले दोनों चीजों को यहां पर, तो हमें Px, y भी यहां कैलकुलेट हो जाएगा. ओके, सो ये हमारा Px, y आ गया. नाउ Hx का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमें सबको पता होना चाहिए, बहुत सिंपल होता है, माइनस Px1 log 2 Px1 माइनस Px2 log 2 Px2. एंट्रोपी निकल गई हमारी x की. नाउ हमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के लिए Hx तो चाहिए ही चाहिए, अलॉन्ग विथ वी ऑल्सो वॉन्ट Hx/y. सो Hx/y फॉर्मूला यू शुड नो फॉर कैलकुलेशन हियर और फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. ओके, so Hx/y is P sigma double sigma because here you are using the two variables x and y. So Px, y log 2 Px upon y. So for that we want Px, y जो हमने यहां कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है. We also want Px upon y. So Px upon y हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा यहां पर. ओके, so Px upon y क्या होता है आपका Px, y अपॉन Py. ओके, सो आपका जो Px, y वो आपका ये है, Py आपका क्या है, Py आपका ये है. ओके, नाउ अगर आप डिवाइड करना चाहते हो तो यहां नॉर्मल डिवीजन नहीं होता है, यह हमें ध्यान रखना होगा. यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो Px, y हैविंग 4 टर्म्स वेयर एज Py हैविंग 2 टर्म्स. हमें डिवाइड कैसे करना होता है, जो आपका Px, y का जो फर्स्ट टर्म है, ओके, वो इससे डिवाइड होगा 0.25 Px1 प्लस 0.25 Px2. डिवाइड किया कितना आ जाएगा, Px1 अपॉन Px1 प्लस Px2. अब जो Px, y का जो 0.25 Px2 वाला जो टर्म है वो भी सेम आपका इसी टर्म से ही डिवाइड होगा. ओके, मींस जो आपका जो Py का फर्स्ट टर्म है वो आपके जो Px, y का जो फर्स्ट कॉलम है उन दोनों टर्म्स को डिवाइड करेगा. सिमिलरली जो आपका Py का जो सेकेंड टर्म है वो आपका Px, y के सेकेंड कॉलम में प्रेजेंट दोनों टर्म को डिवाइड करेगा. तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, Px अपॉन y का Px1 अपॉन Px1 प्लस Px2, सेकेंड टर्म Px1 अपॉन Px1 प्लस Px2, थर्ड टर्म Px2 upon Px1 plus Px2. Similarly, fourth term will be Px2 upon Px1 plus Px2. अब यहां पर फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि
जो px1 और px2 है वो आपकी x1 x2 की प्रोबेबिलिटी है ना, वो हमेशा क्या होगी, दोनों का एडिशन आपका ऑलवेज 1। इसमें आपको कंफ्यूजन रखना ही नहीं है कि px1 प्लस px2 क्या होगा, ऑलवेज आपका 1। तो ये सारे के सारे टर्म जो हैं आपके, ये सारे 1 हो जाएंगे डिनोमिनेटर वाले। तो आंसर क्या बच जाएगा, px1 px2 px2। ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिला है px अपॉन वाई। नाउ जो हमें म्यूचुअल इंफॉर्मेशन के लिए जो लास्ट टर्म चाहिए वो हमें चाहिए h x अपॉन वाई। तो जो h x अपॉन वाई है उसके लिए जो फॉर्मूला है, अगर हम फिर से इसका एनालिसिस करें, सो आपको px अपॉन वाई चाहिए और log टू px अपॉन वाई चाहिए। दैट मीन्स यहां पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको ध्यान रखना है कि जो px अपॉन वाई का, जैसे आपने फर्स्ट टर्म लिया 0.25 px1, तो आप जो px अपॉन वाई है उसका भी आप फर्स्ट टर्म लोगे px1, तो क्या हो जाएगा माइनस 0.25 px1 log टू px1। सिमिलरली अगर आपने इसका सेकेंड टर्म लिया तो इसका भी आप क्या लोगे, सेकेंड टर्म लोगे, एंड सो ऑन। आप चारों के चारों टर्म का कैलकुलेशन कर लोगे। तो यहां पर अगर आप देखो माइनस 0.25 माइनस 0.75 कितना हो जाएगा, -1। सिमिलरली माइनस 0.75 एंड माइनस 0.25 अगेन -1। सो दिस विल बिकम माइनस px1 log टू px1 माइनस px2 log टू px2। ये हमारा निकल गया h x अपॉन वाई। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द म्यूचुअल इंफॉर्मेशन। म्यूचुअल इंफॉर्मेशन हमारी क्या है, ix अपॉन ix कॉमा y इज इक्वल टू hx माइनस hx अपॉन y। सो hx अपॉन y ये आपका इक्वेशन है, एंड hx का जो इक्वेशन है ये आपका इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, दोनों के दोनों इक्वेशन आपके इक्वल हैं। सो म्यूचुअल इंफॉर्मेशन विल बी 0। और हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए कि इफ म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज 0 देन चैनल विल बी यूजलेस। मीन्स अगर उन दोनों में कोई आपको म्यूचुअल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, 0 मिल रही है, दैट मीन्स चैनल का कोई यूज नहीं है, चैनल इज यूजलेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज modulating signal is given to you xt, okay, and phase modulator is also given to you and carrier frequency is given to you, okay, and we need to calculate the instantaneous frequency fi at t is equal to 0.5 millisecond. Little bit tricky question, but here one thing is very important that हमें यहां पर फेस मॉड्यूलेटर गिवन है, फेस मॉड्यूलेटर, बट वी नीड टू डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, इट इज fi, इट इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, नॉट फेस मॉड्यूलेशन। ओके, सो बिकॉज वी हैव गिवन द फेस मॉड्यूलेटर, first of all we will determine the phase modulator output। हमें पता होना चाहिए क्या होता है, cos ओमेगा सी टी प्लस के पी इंटू एम टी। सो ओमेगा सी 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 की पावर 3, 20 किलो हर्ट्ज इज एफ सी, एंड के पी इज 5, सो 5 एम टी। ओके, ये हमारा फेस मॉड्यूलेटर का आउटपुट तो आ गया, बट हमें यहां पर फेस मॉड्यूलेटर का आउटपुट नहीं चाहिए, हमें यहां पर fi चाहिए। हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें यहां पर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तरह सोचना होगा कि fm में हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, fi हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम इस सिग्नल को नॉर्मल एक सिग्नल की तरह ही लें, और इफ यू वांट टू डिटरमाइन fi, तो प्रोसेस क्या होता है हमारा, जो भी कॉस के अंदर है उसे क्या लिया जाए, थीटा। तो हमने यहां पे ले लिया थीटा आई टी इज इक्वल टू दिस टर्म। ओके, नाउ what is the relation between omega I and theta I? क्या होता है ओमेगा आई, डी थीटा आई बाय डी टी। सिंपली यू कैन कैलकुलेट। तो अगर हमें ओमेगा आई मिल जाएगा बाय डूइंग डी थीटा आई बाय डी टी, माने थीटा आई का डिफरेंशिएशन करके, देन वी कैन इजिली डिटरमाइन एफ आई विच इज इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, ओके, बाय डिवाइडिंग जस्ट 2 पाई। ओके, ओमेगा आई बाय 2 पाई इज एफ आई। फर्स्ट ऑफ ऑल ओमेगा आई क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशिएशन ऑफ थीटा आई कितना हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, और एम टी का डी बाई डी टी एम टी। तो मेन काम अब क्या रह गया आपका, मेन काम रह गया दैट यू नीड टू कैलकुलेट डी बाई डी टी एम टी। बाकी सारी चीजें तो आपकी कैलकुलेट हो गई यहां पर,
ओमेगा आई से एफ आई कैलकुलेट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. सो डी बाई डी टी एम टी, हियर एम टी इज एक्स टी, आपको एक्स टी के फॉर्म में गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैसेज सिग्नल गिवन है यहां पर. सो अगर आप यहां पर मैसेज सिग्नल का डिफरेंशिएशन करते हो, सो बिग टर्म है लेकिन डिफरेंशिएशन कोई बहुत टफ चीज नहीं है हमारे लिए इस लेवल पे. सो साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस, और अंदर सेम रहेगा. फिर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, सो 4 पाई इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस प्लस क्यों हुआ आपका, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, साइन बट माइनस साइन होता है, दैट्स वाई माइनस माइनस प्लस. ओके, सो सेम रहेगा 10 पाई साइन 2 पाई इंटू 10 की पावर 3t. फिर आपको इस टर्म का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इंटू 2 पाई इंटू 10 की पावर 3. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन का काम तो हो गया. नाउ वी नीड टू अरेंज. ओके, अरेंज करने के लिए हमें यहां पर एक वैल्यू भी दी हुई है. अरेंज का मीनिंग क्या है, हम इसको शॉर्ट करना चाहते हैं बेसिकली ना, तो हमें एक वैल्यू दी हुई है यहां पर टी की वैल्यू दी हुई है 0.5 मिली सेकेंड. अगर हम इसको टी की वैल्यू 0.5 मिली सेकेंड पुट करें यहां पर हम लोग यहां पर, तो दिस टर्म विल बिकम 5 cos 4 पाई इंटू 10 की पावर 3. टी क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -3. तो ये कितना बन जाएगा आपका 2 पाई. ठीक है, ये कितना बन जाएगा, cos के अंदर वाला टर्म 2 पाई इंटू 10 की पावर 3t मीन्स 0.5 और 2 विल बी कैंसिल, कितना बन जाएगा पाई. सो cos पाई कितना होता है -1, तो 2 पाई प्लस 10 पाई मल्टीप्लाई. यहां पर इस टर्म को देखें हम लोग, साइन, चूंकि यहां cos वाला पाई बना था, ये भी क्या हो जाएगा पाई, तो साइन पाई क्या होता है 0. सो दिस टर्म विल बी फिनिश. सो आंसर आपका आ जाएगा यहां पर डी बाई डी टी एम टी की जो वैल्यू है वो आप डायरेक्टली अब लिख सकते हो. यहां पर कितनी आ गई, 5 cos 12 पाई. तो 12 पाई कितना होता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, सारी वैल्यूज क्या होती हैं आपकी 1 होती हैं. तो कितना आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 5 इंटू 4 पाई इंटू 10 की पावर 3, और यू कैन राइट 2 पाई इंटू 10 की पावर 4. ये आपका आ गया डी बाई डी टी एम टी. अगर आप इसको एफ आई में पुट कर दो, क्या था 2 पाई इंटू 20 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 5 इंटू डी बाई डी टी एम टी, मीन्स 5 से मल्टीप्लाई भी होगा ये. ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है कि हमें यहां पर एफ आई कैलकुलेट करना है, नॉट ओमेगा आई. सो हमें सारी चीजों को 2 पाई से डिवाइड भी करना होगा. सो आंसर कितना आ जाएगा 70 किलो हर्ट्ज. ठीक है ना. जनरली क्या होता है, हम कैलकुलेशन करते करते जब हमारा आंसर आ जाता है तो हम लास्ट में ये माइनर मिस्टेक हमेशा करते हैं. हमसे पूछा है यहां पर एफ आई है नॉट ओमेगा आई, तो आप ओमेगा आई का आंसर मत लिख देना. वी नीड टू राइट द आंसर ऑफ एफ आई. ओके, सो 2 पाई से डिवाइड करना इंपॉर्टेंट था यहां पर. क्लियर हो गया. आंसर कितना आया 70 किलो हर्ट्ज. नाउ नेक्स्ट, अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर. ओके, तो एएम के पावर कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास. आपको यहां पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है 50% एंड ये भी गिवन है कि रिड्यूस होता है 40% में. तो हम पूरे क्वेश्चन को अब ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर मींस आपको पीसी गिवन है 5 किलोवाट. पीसी इज 5 किलोवाट. ओके, राइट. द कैरियर इज मॉड्यूलेटेड बाय अ साइनोसॉइडल सिग्नल. मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है जिससे वो मॉड्यूलेटेड हो रहा है. तो अगर हमको पीसी गिवन है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स गिवन है और अगर आपका पावर का क्वेश्चन है तो आप बिना सोचे समझे सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लोगे, पीटी टोटल पावर कितना हो जाएगा, पीसी 1 प्लस एमए का स्क्वायर बाय 2, कितना आ गया 5.625 किलो वॉट. ये सबसे इजी फॉर्मूला है हमारे पास एएम के लिए. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, इफ इट इज रिड्यूस टू 40% देन द मैक्सिमम अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर दैट कैन बी यूज्ड विथआउट ओवरलोडिंग द ट्रांसमीटर. इसकी क्या मीनिंग है, इसकी मीनिंग ये है कि आपका अगर मॉड्यूलेशन इंडेक्स रिड्यूस हो रहा है तो आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर पावर दैट मींस पीसी क्या होगा कि ट्रांसमीटर ओवरलोडेड ना हो, दैट मींस पीटी चेंज ना हो. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीसी सच दैट पीटी विल नॉट चेंज. ओके, सो पीटी हमें पता है, एमए हमें पता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमें पता है एमए. सो पीसी कितना आ जाएगा 5.208 किलो वॉट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
इट इज रिलेटेड टू सैम्पलिंग एक्चुअली। आपको यहां पर fs गिवन है 9000 सैंपल्स पर सेकेंड, आपको एक सिग्नल गिवन है जिसकी सैंपलिंग परफॉर्म करनी है आपको। ओके, नेक्स्ट आपको यह भी गिवन है कि द सैंपल सिग्नल इज द इनपुट टू एन आइडियल लो पास फिल्टर, जिसका आपको HF गिवन है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। क्या गिवन है कि ये -12 टू +12 तक क्या होता है 1, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं सेट 1 में इस तरह के क्वेश्चंस को। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ साइनोसाइड्स इन द आउटपुट एंड देयर फ्रीक्वेंसीज इन किलोहर्ट्ज, ये आपको कैलकुलेट करना है। ओके, मीन्स आपको करना क्या है एक्चुअल में, आपको एक सिग्नल xt गिवन है जिसकी आपको सैंपलिंग परफॉर्म करनी है, सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 9000। ओके, नाउ आपको अब सैंपलिंग करने के बाद यू विल गेट लॉट्स ऑफ वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ n। ओके, लॉट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, बट यू नीड टू चूज दैट वैल्यूज ऑफ n और दैट फ्रीक्वेंसीज which is less than 12, or you can say which are less than 10, because there will be more than one frequency criteria is also possible. Okay, so sampling signal, this formula is very easy, we all know that 1 upon ts sigma n is equal to -infinite to +infinite x f minus nfs। ये फॉर्मूला में पता होना ही चाहिए कम्युनिकेशन के स्टूडेंट के फॉर्म में। सो ts हमें गिवन है बिकॉज 9000 सैंपल पर सेकेंड, दैट मीन्स fs गिवन है, सो 1 by ts इज नथिंग बट द fs 9000, x f minus nfs n into 9000। नाउ जैसे मैंने आपको बोला कि यहां पर n की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट हमें वो वैल्यू चूज करनी है जो हमारे फिल्टर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, दैट विल बी -12 to +12 किलोहर्ट्ज, और यू कैन से इफ यू कंसिडर ओनली पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी 0 to 12 किलोहर्ट्ज, मीन्स 12 किलोहर्ट्ज से तो लेस ही होना चाहिए हमारी फ्रीक्वेंसीज, उसके करस्पॉन्डिंग हमें n की वैल्यू सेलेक्ट करनी है। सो अगर n की वैल्यू 0 है, सो फॉर 0 कितना आ जाएगा आपका, सिर्फ f बचेगा xf, और क्या फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको, ये 14000 पाई दी ना, मीन्स 7 किलोहर्ट्ज दी हुई है, कितना आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, 7 सिर्फ पास होगी, तो ठीक है 7 तो 12 से लेस है तो 7 विल पास, सो n इज इक्वल टू 0 एंड 7, ये हमारा आंसर पहला तो हमें मिल गया। और कुछ पास हो रहा है क्या, हम चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 1, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी f माइनस 9000। जब भी फ्रीक्वेंसी में कोई चीज आपकी सब्ट्रैक्ट हो रही है, दैट मीन्स क्या हो रहा है आपका f माइनस 9000 लिखा है, दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये आपका हो रहा है एक्चुअल में कि f इज इक्वल टू 9000, ये फ्रीक्वेंसी आप अपने ओरिजिनल सिग्नल में ऐड कर रहे हो एंड सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये चीज हमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। f माइनस 9000 दैट मीन्स f इज इक्वल टू 9000, f माइनस 9000 को आप 0 के इक्वल करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी फ्रीक्वेंसी की f इज इक्वल टू 9000। जो भी आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी इस तरह के केसेस में, आपको क्या करनी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में उसे ऐड करना है और उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप 9000 प्लस 7000 करो, कितना मिल जाएगा 16, 9000 प्लस अगर आप 7000 पे 16 मिलता है, तो 16 सिर्फ पास नहीं होगी आपकी, ये आपको ध्यान रखना है, आपको यहां पर सब्ट्रैक्शन भी परफॉर्म करना है, अदरवाइज आप ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो सकते हो। ओके, तो 9000 माइनस 7000, 2 भी साथ साथ पास होगा आपका, फॉर n इज इक्वल टू 1, देयर विल बी 2 फ्रीक्वेंसीज फॉर 1 वैल्यू ऑफ n। 0 के लिए तो एक ही होगी, बिकॉज 0 के लिए तो आपका fs का कोई वैल्यू आती ही नहीं है, 0 हो जाता है पूरा टर्म, बट आपका 1 2 3 4 5 इस तरह की n की वैल्यूज के लिए आपकी मोर देन 1 फ्रीक्वेंसी होगी। सो 2 एंड 16, तो अगर मैं अब 2 और 16 की बात करूं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो HF की जो फ्रीक्वेंसी है वो 12 है मैक्स। सो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपका 16 तो कभी पास नहीं होगा, बट हाँ आपका 2 पास हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पास हो गया, 7 पास हो गया। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n के लिए देख लेते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 तो कितना हो जाएगा आपका, 2 मीन्स 2 इंटू 9 18,000। सो 18,000 आपका 7 में ऐड होगा, 18,000 आपका 7 से सब्ट्रैक्ट होगा। सब्ट्रैक्ट भी आप करोगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है फ्रीक्वेंसी की।
ठीक है ना, तो इस तरह से आपको सब्ट्रैक्शन करना है। सो 18 प्लस 7 कितना हो जाएगा 25, 18 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका 11। सो अगेन 25 तो आपका 12 से बड़ा है, तो ये तो आपका रिजेक्ट हो गया, बट 11 आपका अगेन 12 से लेस है। सो आपका 2 भी पास होगा, 7 भी पास होगा और 11 भी पास होगा। फॉर n इज इक्वल टू 0 1 2, तो नंबर कितने आ जाएंगे आपके साइनोसॉइड्स के 3 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज क्या हो जाएगी 2 7 एंड 11। सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, नाउ दैट्स ऑल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम क्वेश्चंस। आप देख पा रहे थे यहां पर, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्वेश्चंस आपके रैंडम वेरिएबल रैंडम प्रोसेस से आए हुए हैं, 2 3 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, और वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है क्वेश्चन आपके। डिजिटल कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चन हैं आपके, एनालॉग कम्युनिकेशन के भी क्वेश्चंस हैं। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन के क्वेश्चंस बहुत अच्छे आए थे। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। थोड़े बहुत टफ थे, बट अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे से क्लियर है और कैलकुलेशन स्पीड अगर आपकी अच्छी है, सो यू कैन स्कोर 90% ऑफ मार्क्स इन कम्युनिकेशन क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन write in the comment section. Okay.